हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आज हमारा चैप्टर 7 है। ठीक है। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं हमारा देश भारत, यानी आज हम लोग जो है अच्छी तरीके से भारत को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी एनसीईआरटी की सीरीज जो है इसमें कवर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत को जो है आज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने भारत को समझने से पहले अच्छी तरीके से समझा है कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में जो है हिंद महासागर से ये पूरी तरीके से आपको पता है घिरा हुआ। यानी कि जैसे हमारा भारत है, आप देखेंगे कि इधर उत्तर में यहाँ पर हिमालय माउंटेन है, पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पे अरब सागर देखने को मिलेगा और इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है हिंद महासागर जो है स्थित है। ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अप्रॉक्स इसमें बताया गया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी। अगर हम भारत की बात करें तो आप देखेंगे कि जो हमारा भारत है, ठीक है, तो उत्तर में क्या है? उत्तर में आपको मिलेगा कश्मीर, ठीक है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में आपको कन्याकुमारी। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम का सबसे 2900, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो इसका विस्तार है पूरा का पूरा 3200, कितना? 3200 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पास यानी कि पश्चिम तक ये आपका 2900 किलोमीटर है। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप जल रूपों को विभिन्नता को दर्शाते हैं। मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पास पठारी, तटीय भाग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ जलवायु, वनस्पतियाँ, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इस विभिन्नता भी एकता को आप पाएंगे जो हमारी परंपराओं में दिखता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए, मतलब कि आप भले ही हमारा भारत, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की संस्कृति के लोग, अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ, वन्य जीव, यहाँ के जलवायु सब अलग अलग है। इसलिए भारत देश को विभिन्नता में एकता वाला देश कहा जाता है। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी लगभग 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चाइना के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी सबसे ज़्यादा आपको पता है चाइना में जनसंख्या है, उसके बाद जो है भारत में। ठीक है। अब देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो वह स्थल जो भाग तीन तरफ से जल से घिरा हो। यानी प्रायद्वीप, ये भारत का जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा है। इधर भी पानी अरब सागर का, इधर भी पानी बंगाल की खाड़ी का, और यहाँ पास आपको नीचे भी पानी देखने को मिलता है हिंद महासागर के। जो पार्ट भूमि का तीन तरफ पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। ठीक है। अब देखिए स्थिति की बात करें, भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आपको पता है हमारा जो ग्लोब है उसमें यह इक्वेटर हो गया, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर जो है हमारी कर्क रेखा है और नीचे जो है मकर रेखा। तो हमारा भारत देश एकदम कर्क रेखा के बीचों बीच से होके गुजरता है। और जो कर्क रेखा होती है वो कहाँ पाई जाती है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6। और अगर आप लोगों ने अगर अक्षांश और देशांतर वाले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है। देखिए जो हमारा भारत है पूरी तरीके से, तो उत्तर में आप देखेंगे पूरा उत्तर में, यहाँ उत्तर से दक्षिण तक भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4।
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक, पूरा का पूरा ये अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक। और इसका देशांतर विस्तार है पूरब से पश्चिम तक 68, ठीक है ना, 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 तक जो है इसका विस्तार है। यानी कि आप देखेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण यानी जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ से कहाँ तक 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6, और पूरब से पश्चिम है इसका अक्षांश विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक आपको इसका पूरा का पूरा विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटे तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? आप समझिए, गोलार्ध ये जैसे मान लीजिए ये पूरा पूरा ग्लोब है और इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिए। इधर वाले जो ऐसे खड़ी रेखाएं होती हैं इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं, ठीक है ना, देशांतर रेखाएं इधर वाली। तो जब हम ग्लोब को 20 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो इधर वाला जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे क्या? कौन सा गोलार्ध? इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। और हमारा भारत इधर है, यानी हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, जो बहुत बड़े देशांतरी भाग लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों का समय अधिक अंतर हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर है, यहीं पूरे विश्व का समय लिया गया है 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच सिटी से। ठीक है, और यहाँ से 5.5 घंटा आगे समय है हमारे भारत का। ठीक है, अगर ये हम 12 बज रहे हैं तो यहाँ हमारे भारत में 5:30 बजेंगे, इतना डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच के अंतर 2 घंटों का होगा। ठीक है, उसके अंदर के 2 घंटों का समय होगा। अभी आपको बताते, देखिए यहाँ पास क्या बोला है कि आप जानते हैं बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। मतलब जितने भी देश है ना, चाहे पूर्व के पश्चिम, सबका मानक समय एक नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। ठीक है, मतलब जो बहुत बड़े देश होते हैं ना उनका मानक समय एक नहीं है। जैसे हमारे भारत में केवल एक मानक समय लिया गया है जो भारत के नैनी से है, लेकिन जैसे कि अमेरिका में आपको 7 मानक समय देखने को मिलेगा, कनाडा में 6 मानक समय देखने को मिलेगा। जो एरिया बहुत बड़ा होगा उसका मानक समय उतने डिवाइड होंगे। ठीक है, कनाडा में 6 मानक समय है। आपको पता होगा कि रशिया में मानक समय मतलब बहुत, रशिया का पार्ट सबसे बड़ा, तो रशिया में सबसे ज़्यादा मानक समय आपको देखने को मिलेंगे। भारत में केवल एक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपने, अच्छा हाँ, आप देशांतर अक्षांश देशांतर वाला चैप्टर जरूर देखिएगा, उसमें हम पूरा मानक समय वगैरह सब कुछ समझाए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए ये देशांतर है और इनके बीच का जो समय है, एक अक्षांश एक देशांतर लेके दूसरे अक्षांश के बीच का जो समय होता है वह 1 डिग्री देशांतर यानी 4 मिनट का माना जाता है। कितना? 4 मिनट। तो पश्चिम गुजरात मान लीजिए हमारा जो है, पश्चिम में यहाँ पास आपका अरुणाचल, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है, तो इनके बीच कितना समय है? यानी यहाँ पास 2 घंटे का समय लगता है इनके बीच। ठीक है, तो आपको 2 घंटे का समय लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय अगर यहाँ पास 5 बजे होगा तो यहाँ पास जो है 7 बजे होगा। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का समय रेखा माना जाता है, और इसके बीच की एक रेखा होती है 82.5 डिग्री जिसको भारत का समय रेखा माना गया है, जो यहाँ पास है, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है यामोत्तर या मानक समय। ठीक है ना, मानक यामोत्तर कहा जाता है इसको। आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, भारत में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? क्योंकि हमारे भारत में टोटल 7, यानी भारत में टोटल कितनी स्थलीय सीमा बनाती है? टोटल 7 स्थलीय सीमा है। ठीक है, सबसे पहले स्थल मतलब जो स्थल, जल से नहीं, स्थल से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो कितनी है? सबसे पहले देखिए पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, ये तो हमारी भारत की सीमा हो, मतलब भारत हो गया। अब इससे कौन कौन से देश जुड़े उसको देखिए, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ है 1 नंबर, अफगानिस्तान ये थोड़ा सा टच करेगा यहाँ से यहाँ के बीच में, तो फिर भी गिना तो जाएगा। दूसरा नंबर, फिर चाइना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चाइना
कवर करता है, तो ये तीसरा नंबर। फिर आप देखिए नेपाल यहाँ पे बॉर्डर बनाता है, तो चौथा नंबर। फिर यहाँ पर आपको भूटान बॉर्डर बनाता है, पांचवा। ठीक है, फिर इधर आप देखिए इधर म्यांमार बना रहा है, तो ये छठा। और यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा, तो ये सातवां। टोटल कितने देश है? टोटल 7 देश है। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, टोटल कितने हैं? तो टोटल 7 देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा बना रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर पूरा का पूरा स्थल से घिरा हुआ है और नीचे जल से घिरा हुआ है। इधर वाला जो हिस्सा ये पूरा आप देख रहे हैं, ये अरब सागर का हिस्सा है और ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। और ये पूरा नीचे वाला हिस्सा हिंद महासागर का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मालदीव है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारे भारत का राजनीतिक मानचित्र है, जो हमारे टोटल 28 राज्य जो है उसको दर्शाता है। ठीक है ना, जैसे हमारा यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो आधे में तो अभी जो है लद्दाख हो गया है, लद्दाख ऊपर में लद्दाख है और इधर कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो यूटी स्टेट है। फिर इधर आप देखेंगे तो क्या आएगा, इधर देखेंगे तो तमिलनाडु आएगा और इधर आप देखेंगे तो गुजरात आएगा। और अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पास आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी और ये हो गया पूर्व। उसके बाद देखिए इसमें से कौन से देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती। अब आप देख लीजिए, आपके पास एटलस होना चाहिए, कौन कौन से जो है हमारे भारत के राज्य हैं जो कि समुद्र से नहीं जुड़ती। आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर कितने राज्य आ रहे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए राजस्थान हो गया। फिर आप देखिए इधर जितने भी आपको बीच के स्टेट्स दिख रहे हैं ना, वो सारे स्टेट है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ती है। इधर वाले नहीं, ये कॉर्नर वाले नहीं, बीच वाले। ठीक है ना, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जितने भी स्थल से जुड़े हुए। तो आप देखिए अपने एटलस में और पता करिए कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ती। ये हो गया दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। अब आप देखेंगे कि 2 आइलैंड्स है जो श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, जो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। आप जब भारत में जाएंगे तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पास ऐसे ऐसे डॉट डॉट में आपको यहाँ पास मालदीव मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ मालदीव है और ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है और ये जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। कौन सी जल संधि के द्वारा? तो पाक जल संधि। ठीक है ना, पाक जल संधि के द्वारा जो है ये अलग होते हैं। अब इसका राजनीतिक मैप देखिए, भौतिक मतलब कि फिजिकल मैप देखिए, प्रशासनिक विभाजन कैसे किया गया है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए टोटल 29, अभी ये चेंज हो चुका है, अभी टोटल प्रेजेंट में 28 राज्य। ठीक है ना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी प्रेजेंट में पहले 9 थे, अभी 8 हैं। ठीक है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश और ये टोटल आपके 28 राज्य हो गए हैं। ये याद रखना है, अभी ये चेंज हो गया है डाटा। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग, ये हमारा भौतिक मैप, राजनीतिक मैप में देखिए राज्यों को दर्शाया जाता है। भौतिक मैप में पहाड़, नदी, झरने, पर्वत, पठार, इन सब को बारे में बताया जाए। जैसे आप देखिए ये पूरा का पूरा हमारा हिमालय है। ठीक है ना, और ये बहुत सारी नदियाँ, आप ये देख रहे हैं ना, बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित हो रही है। येलो वाला हिस्सा आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, येलो वाला हिस्सा पठारी क्षेत्र है। ये हरा वाला हिस्सा जो है आप देखेंगे मैदानी क्षेत्र है। ठीक है ना, और ये ऑरेंज वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। और ये जो आपको लाइन इस तरीके से दिख रही है ऐसे ऐसे ब्राउन ब्राउन, तो वो आपका क्या है, पर्वत वाला इलाका है। तो भौतिक विभाजन वाले जितने भी राज्य हैं उसमें हम लोग जो है सिर्फ क्या कवर करते हैं, यहाँ के नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। तेलंगाना मतलब 2 जून 2014 को भारत का जो तेलंगाना है,
ये 29वां राज्य बना था। कौन सा? 29वां। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले है आंध्र प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, पहले जो है आंध्र प्रदेश का भाग हुआ, लेकिन बाद में 2 जून सन 2014 को तेलंगाना को आंध्र से अलग कर दिया गया। दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको पता है राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, यानी क्षेत्रफल बाय एरिया में देखें तो सबसे बड़ा आपको राजस्थान, आपके पास मैप होना चाहिए इंडिया का, उसमें देखिए सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान दिखाई देगा और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, राज्यों को जिलों में बांटा गया और सभी राज्य में बहुत सारे जिले हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, उसी प्रकार से हर राज्यों में बहुत सारे जिले हैं। अब भौतिक विभाजन की बात करते हैं। जिस तरीके से आपने मैप में देखा, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है और हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समानांतर रेखाओं में बांटा जा चुका है। सबसे उत्तर में वृहद हिमालय, जिसको हिमालय, हाँ हमने पूरी तरीके से हिमालय की क्लासेस ली है, प्रॉपर बोर्ड पे समझाया हुआ है, तो आप जो है उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है जो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी जो वृहद हिमालय। आप वो वीडियो, वृहद हिमालय का वीडियो आप देखिएगा, मैंने पूरा पार्ट वाइज बनाया हुआ है, एक एक करके हिमालय का पूरा लेक्चर मैंने बनाया है। वृहद हिमालय पढ़ाया है, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास वृहद हिमालय या हिमाद्री, मतलब वृहद हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है हमारी मध्य हिमालय या हिमांचल के नाम से। दूसरी हिमालय जो है बीच वाली, मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, सपोज दैट। तो एक हो गया हमारा वृहद हिमालय, उसके नीचे आपको मध्य हिमालय और उसके नीचे आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो मध्य हिमालय या हिमांचल, बीच वाले को मध्य हिमालय या हिमांचल कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थानों पर स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। यानी देखिए जो हमारा भारत है ना, तो जो हमारा भारत है वो, जैसे ये भारत का उत्तर क्षेत्र का मैदान हो गया, उसके नीचे आपको क्या मिलेगा? उसके नीचे आपको सबसे पहले तो आप देखिए सबसे ऊपर हिमालय है, जिसको हम वृहद हिमालय कहते हैं। मध्य वाले को हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, नीचे वाले को शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के नीचे जो हिस्सा पाया जाता है आपका, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो कौन सा है? उत्तर भारत का मैदान। कौन सा हिस्सा पूरा कहलाएगा? उत्तर भारत का मैदान कहेगा। और ये जो मैदान है पूरी तरीके से समतल या सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियाँ, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है। मतलब क्योंकि उत्तर भारत में आपको बहुत सारी नदियों के उद्गम देखने को मिलेंगे उत्तर भारत में, ठीक है ना, बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है इसी मैदान में, और इसीलिए ये जो मैदान है ना उत्तर भारत का मैदान, ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जनसंख्या भी यहाँ पे निवास करती है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पास हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊपर जो भारत में पाया जाता है वो कौन सा है? सबसे ऊपर जो भारत में पाया जाता है वो हमारा जो है ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के नीचे आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा? सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है। देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वृहद हिमालय।
ठीक है। वृहद हिमालय के नीचे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, मध्य हिमालय और देन उसके बाद शिवालिक हिमालय, और ये भारत के सभी जो है ऊंचे शिखर में पाए जाते हैं। ये भारत का जितना भी हमने हिमालय के नाम बताए सब ऊंचे शिखर में, आप वो वीडियो जरूर एक बार देखिएगा। जो उत्तर भारत के मैदान में जितने भी पहाड़ है वो सभी पहाड़ों का वीडियो मैंने बनाया है, वो जरूर आप बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सभी हिमालय को आप देखिएगा जरूर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उत्तर भारत के मैदान को देखा जो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर कृषि के लिए बहुत अच्छी भूमि प्रदान की जाती है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, भारत के पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल है। मतलब कि अब आप भारत का जो पश्चिमी भाग देखेंगे ना, तो भारत का जो पश्चिमी भाग है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल, जैसे आप देखेंगे राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा, थार डेजर्ट। कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ पर शुष्क यानी गर्म हवाएं, रेतीला स्थान यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, मतलब वनस्पतियाँ ना आपको बहुत ज़्यादा कम दिखाई देंगी यहाँ पास। उत्तर भारत के मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए आप, जब आप उत्तर भारत के मैदान के नीचे आएंगे यानी ये वाला हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति आपको कैसे देखने को मिलेगी? त्रिभुजाकार है। ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ठीक है, और ये आप नीचे वाला यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा आप देखेंगे, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजा, एक ट्रायंगल शेप ले रहा है ना, तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो इसका धरातल जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा या नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं या घाटियां पाई जाएंगी। इसके उत्तर पश्चिम में आरावली श्रृंखला है। अब आप देखेंगे कि जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया और ये भारत का ये हिस्सा हो गया, तो यहाँ पास आपको भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं क्या? आरावली माउंटेन। ठीक है, जो विश्व को सबसे पुरानी श्रृंखला, ये पूरे विश्व की सोचिए, सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है राजस्थान में। ठीक है, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, इन्हीं के अटैच्ड में आते हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। यानी विंध्य और सतपुड़ा, जब आप मध्य प्रदेश वाला हिस्सा पढ़ेंगे बीच में, तो यहीं से आपको ऊपर, इसके ऊपर जो है आपको विंध्य माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सतपुड़ा पहाड़ 3 श्रृंखलाओं में बटा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका राजपीपला, महादेव पहाड़ी और अमरकंटक। तो जो अमरकंटक है, जो पर्वत, अमरकंटक से ही आपकी नर्मदा निकलती है, और नर्मदा निकलती है और ये ऐसे प्रवाहित होती है भारत के सूरत की तरफ। ठीक है, और यहाँ से मतलब महादेव पहाड़ी से एक और आपको नदी देखने को मिलेगी, ताप्ती नदी, ये भी ऐसे प्रवाहित होती है। तो ये सतपुड़ा पहाड़ बीच में है और इसके उत्तर और दक्षिण में ताप्ती और नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। हम लोग जब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और नर्मदा और ताप्ती यानी पूरे भारत में आपको ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होते दिखाई देंगी, लेकिन ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, ये है ताप्ती और नर्मदा। क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अरब सागर में गिरती है आपको पता चल गया। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप है, जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है। अब देखिए, आप भारत के इधर देखेंगे इस वाले हिस्से में, तो इसको बोलते हैं कौन सा हिस्सा? इसको बोलते हैं पश्चिमी पर्वत या सह्याद्री माउंटेन। और इधर भी आप देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा पूर्वी पर्वत, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसका पूरी श्रृंखला एक दूसरे जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ से बीच से नदियाँ प्रवाहित होती है, जिसके कारण ये टूट जाती हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी श्रृंखलाएँ आपको दिखाई देंगी, और इस पूरे पहाड़ को यहाँ से लेके यहाँ तक कहा जाता है पूर्वी घाट या पूर्वी पहाड़। ठीक है ना, याद रखिएगा। इन पठारों में बहुत सारे खनिज, कोयला, लौह अयस्क आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। अब तट
क्योंकि जब पहाड़ों के बीच में आप यहाँ जाएंगे इसके किनारे में, तो यहाँ पास आपको तट दिखाई देंगे। तट है क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर का पानी है पूरी तरीके से। तो यहाँ आपको इस वाले हिस्से को कहते हैं पश्चिमी तट और इस वाले को कहते हैं पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हुए आपको दिखाई देंगे और पूर्वी तटीय मैदान यानी जो पश्चिमी तटीय मैदान है काफ़ी सकरा है। ठीक है, काफ़ी सकरा है क्योंकि पहाड़ काफ़ी ऊंचा है। और पूर्वी तटीय मैदान ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये प्रवाल द्वीप है। अभी ये बताते हैं क्या होता है प्रवाल द्वीप। अपेक्षाकृत जो आपने देखा कि जो पश्चिमी तट मिलेंगे वो आपको थोड़े चौड़े चौड़े प्रवाहित हों, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आकर के अपना जल गिराती है किधर, बंगाल की खाड़ी की तरफ। यानी जैसे कौन कौन सी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि सभी नदियाँ जो हैं अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। यानी कि ये जो नदियां हैं आपकी, ये जो नदियां हैं आप देख रहे हैं, ये नदियों में जैसे आपकी महानदी हो गई, ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र में आपको त्रंबक पठार से निकलती है आपको ये गोदावरी। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ तक कि हमारी गंगा रिवर भी बंगाल की खाड़ी में आके प्रवाहित होती है। सारी नदियाँ जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, इसीलिए ये नदियाँ मुहाने पर आके ये बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में एक तरफ इधर से आ रही है आपकी गंगा और इधर से आती है एक ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत के पठार से यहाँ अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस होते हुए, और ये दोनों रिवर जो है पद्मा कहलाएंगे। पद्मा के बाद मेघना, मेघना के रूप में ये यहाँ पर गिरती हैं, और जब ये गिरती हैं तो ये यहाँ पे बहुत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, अब ये तो डायग्राम है। आप देखिए आगे क्या बोल रहा है। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह मतलब जो द्वीप वो होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, उसको द्वीप कहते हैं। एक आपका लक्षद्वीप है अरब सागर में, जो केरला तट के कुछ दूरी है। जब आप देखेंगे केरला, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा। ठीक है ना, और कुछ ही दूरी पर स्थित ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप अभी क्या होता है बताते हैं। प्रवाल द्वीप जो है हमारे अभी डायग्राम के साथ समझाते हैं आपको। अब देखिए आगे एक आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप, जो आपको यहाँ पास देखने को मिलता है। एक्चुअल में हिमालय का ही भाग होता है। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? यही अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ 2004 में बहुत ही डेंजरस सुनामी आई थी, जिससे ये प्रभावित हुआ था, और हमारे भारत के कुछ इधर वाले स्टेट्स भी प्रभावित हुए थे। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट के टकराई थी, मतलब भारत के तट से 2004 में सुनामी टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इन चुनौतियों का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण होती है। मतलब मान लीजिए ये हमारा भारत है, अब ये जो पानी का हिस्सा है पूरा का पूरा, पानी के अंदर वाले हिस्से में क्योंकि पृथ्वी के अंदर प्लेट्स पाई जाती है, अब वहाँ अगर भूकंप आता है, वहाँ अंदर में भूकंप आता है, तो जो ऊपर पानी होता है तो वो पानी क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर की तरफ उठने के बाद वो तटों की तरफ भागता है, उसी को सुनामी कहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यही सुनामी होता है। जैसे ये सुनामी है जो तटों की तरफ भाग रहे, मतलब ये समुद्र है, समुद्र में भूकंप आया अंदर, और भूकंप आया तो ये पानी जो है ऊपर की तरफ उठा, और ऊपर की तरफ उठने के बाद ये किधर, तटों की तरफ भागता है, जिससे बहुत जन धन की हानि होती है। और ये बात हो रही है 2004। ठीक है, जो 2004 में जो है, इसमें तो एक कहानी लिखी गई है, बट 2004 में ये बहुत ही डेंजरस सुनामी आई थी। आप देखिए 2004 के सुनामी के बारे में पता करिए, क्वेश्चन आता है। अब हम बात करने वाले थे प्रवाल आइलैंड। प्रवाल क्या होता है? प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, यानी जब आप समुद्र के अंदर जाएंगे ना, तो छोटे छोटे जो समुद्री जीव होते हैं उनके कंकालों से, जिसे पॉलिप कहा जाता है,
जब जीवित पॉलिप मरते हैं, मतलब जो जीवित होते हैं वो वो जंतु जब मरते हैं तो उनका बचा हुआ जो मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद उनकी जो बॉडी होती है, उनके कंकाल तो बच जाते हैं ना। तो अन्य पॉलिप वृद्धि की इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है। मतलब मान लीजिए ये एक बहुत सारे जीव जंतु हैं जो समुद्र के अंदर मर गए, लेकिन उनका जो कंकाल है वो बच गया, ठीक है। अब जो अन्य जीव है इसी के ऊपर आते हैं, इसको खाने लगते हैं, ठीक है। फिर वो ऊपर मर जाते हैं, तो इसी प्रकार से वो मूंगा चट्टानों का रूप ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा कंकाल के रूप में तैयार हो जाता है। ऐसे ये ऊपर की तरफ, समुद्र के ऊपर की तरफ आते रहता है। ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ठोस होते जाते हैं, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर दिखाई देने लगे, समुद्र के बीचों बीच दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। फिर से समझिए, मान लीजिए जीव है जो समुद्र के अंदर है और वो मर जाते हैं, लेकिन उनका कंकाल बच जाता है, तो उसी कंकाल को पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो बचे हुए पॉलिप होते हैं, इसके ऊपर फिर से दूसरे मूंगे चट्टान मतलब कि जो जीव होते हैं वो चिपक जाते हैं मरने के बाद। इसी तरीके से वो चिपकते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये एक ऐसी परत बन जाती है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट की परत कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ आते जाते हैं एक दूसरे से, पत्थर ही, एक्चुअल में पत्थर ही बनते हैं, बट ये ऊपर की तरफ आते जाते हैं। और ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, वर्षों लग जाते हैं, ठीक है। और फिर इतना ऊपर आ जाते हैं कि समुद्र से ऊपर आपको दिखाई देने लगेंगे। देखिए, तो ये दिखाई दे रहा है ना, और ये दिखती हुई संरचना को ही हम लोग प्रवाल आइलैंड या प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने देखा हो समुद्र के बीचों बीच पत्थर, तो ये पत्थर ऐसे ही बनते हैं जो एकदम बीच से निर्माण होता है। और देखिए, कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जो आपको बतानी है, जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित, मतलब जैसे नदियाँ बह रही हैं और नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ साथ जो आसपास का कचरा होता है, मलबा होता है, मिट्टी होता है, वो सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं जलोढ़ निक्षेप। सहायक नदी क्या होती है? एक जो मान लीजिए एक मेन नदी हो गई जैसे गंगा नदी, ठीक है ना, ये मुख्य नदी हो गई। अब इसकी जो बीच में बहुत सारी नदियाँ आके जुड़ती हैं, जैसे उसकी सोन नदी हो गई, और आपकी यमुना हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, ये सारी नदियाँ जो है एक दूसरे से, सभी नदियाँ जो है मुख्य नदी से आके जुड़ती है। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, इसको सहायक नदी कहा जाता है। तो समझिए, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर जाती है, और उनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है उसी नदी में, उसको सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। देखिए, क्या आप जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। हमने आपको बता दिया था कि जो हमारा भारत है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उत्तर भारत से आ रही है हमारी उत्तरकाशी से होते हुए हमारी गंगा रिवर, और इधर से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, और दोनों मिलती हैं पद्मा के रूप में, फिर आगे बढ़ती हैं यहाँ पे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि ये त्रिभुजाकार है। इस डेल्टा की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगी, ठीक है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियों के समुद्र में प्रवेश करते हैं, उस जगह को नदी का मुहाना, और जहाँ पर ये नदियाँ गिरती है ना, उस नदी को नदी का मुहाना कहते हैं। बस इतनी सी बातें याद रखना। तो ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बांग्लादेश में, ठीक है। और ये कौन सी नदियों के द्वारा बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऐसी कहावत दिया हुआ है, तो ये आपको पूरा चैप्टर जो है बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हमारा एक लास्ट चैप्टर बचेगा जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और ये हमारे क्लास 6 एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर होगा, भारत की जलवायु और वनस्पति, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और इसका शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इसका शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई कमेंट हो, नीचे ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज़ आपको मिलेगी। हाँ, ये जो सीरीज़ है ना, आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमने बताया हम भी वर्किंग है, हाँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, बट हफ्ते में
4 से 5 वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक आध दिन का अगर गैप हो रहा है तो आप लोग घबराए नहीं, क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। एक आध दिन का गैप होने का ये मतलब नहीं है कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। जिस दिन क्लासेस नहीं आ पाती उस दिन आप लोग अपना अच्छे से पिछला रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। या फिर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस NCERT का, उस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़े किसी ऑथेंटिक बुक से। अगर आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है वहाँ से पढ़े, या महेश कुमार वर्णवाल की किताब। जो चैप्टर हमने NCERT में पढ़ाया उसी चैप्टर को आप उस दिन, जिस दिन क्लासेस नहीं आ रही उस दिन आप एक अच्छे से किसी ऑथेंटिक किताब से एक बार और डीप में पढ़ लें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल ये क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, मानते हैं कि हफ्ते में 4 से 5 क्लासेज आएंगी, बट मैंने बोला है तो ये कवर कराया जाएगा 6 to 12 ऑल NCERT। क्लास 6 अभी ख़त्म होने वाला है, बस ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोग 7th 8th 9th 10th 11th 12th पूरी हम 12th तक की NCERT आपको कराएंगे। तो आप लोग घबराया ना करें, बिल्कुल शांति बना के रखें और रिवीजन करते रहें। जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ऑथेंटिक किताब से पढ़ें, उसके बहुत सारे MCQs लगाएं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।